वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन का यह 12वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को यह लाइव क्लास चलता है और 6 बजे भौतिक विज्ञान का लाइव क्लास चलता है। तो दोनों विषय के वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक क्या है इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे और इसमें पढ़ेंगे संक्षारण क्या है और संक्षारण के कारण और उसका निवारण क्या है। तो आज के वीडियो को आप लोग पूरा देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फैराडे नियतांक की परिभाषा को ध्यान से समझेंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा फैराडे नियतांक कहलाता है। कितने मोल पर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होता है उसी को क्या कहेंगे? फैराडे नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा को लिख सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा को फैराडे नियतांक कहते हैं। फैराडे नियतांक कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा याद हो जाएगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश की मात्रा फैराडे नियतांक कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। किसे? इसे F से प्रदर्शित करते हैं। फैराडे नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। तो यह कई बार कंपटीशन के भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिए फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब फैराडे नियतांक का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ लिख देंगे फैराडे नियतांक की F बराबर होता है फैराडे नियतांक इसको सूत्र होता है F बराबर N E होता है। तो फैराडे नियतांक का सूत्र क्या आ गया? F बराबर N E। तो इसमें N का क्या नाम है और E का क्या नाम है? तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ N बराबर क्या नाम है? तो N बराबर नाम है अवोगैड्रो की संख्या। अवोगैड्रो संख्या। तो N का नाम याद रखिएगा, अवोगैड्रो की संख्या हो जाएगा। और उसका मान क्या होता है? तो N का मान याद रखे रहिएगा। इसका मान होता है, क्लास आप लोग 11 में पढ़े होंगे, 6.022 गुणे 10 की पावर क्या होता है? 23 होता है। और E का नाम है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। E का मान क्या होता है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अगर यहाँ N का मान और E का मान यहाँ रख करके और गुणा कर दिया जाए तो किसका मान निकल जाएगा? फैराडे नियतांक का मान निकल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे F बराबर अब N का मान कितना है? तो 6.022 गुणे 10 के पावर क्या है? 23 है गुणे।
और ई का मान क्या होता है, तो ई का मान यहाँ पे देखिए यन ई है, तो यहाँ पर यन का मान हो गया, और ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 है। जब इसको गुणा करके जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका मान आएगा 96,488। इसको गुणा कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 96,488। लगभग यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 96,500 लिख सकते हैं। ये 488 है तो लगभग इसका मान होता है 96,000 क्या होता है 500 क्या हो जाएगा कूलाम। तो फैराडे नियतांक का मान आप लोग याद रख रहिएगा 96,000 क्या होता है 500 कूलाम होता है। तो आगे चल के इस मान का प्रयोग किया जाएगा न्यूमेरिकल में, तो एफ का मान 96,500 कूलाम होता है। अब इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। एक फैराडे जो है कितने बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक फैराडे मतलब कितना हो जाएगा 96,500 कूलाम। एक फैराडे में कितना कूलाम होता है, तो 96,500 कूलाम। आवेश की वह मात्रा है, आवेश की वह मात्रा है, जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम कितना ग्राम 1 ग्राम तुल्यांकी भार, 1 ग्राम क्या लिखेंगे तुल्यांकी भार, 1 ग्राम तुल्यांकी भार का ऑक्सीकरण क्या लिखेंगे तुल्यांकी भार का ऑक्सीकरण या अपचयन करता है, ऑक्सीकरण या क्या करता है अपचयन करता है। तो एक फैराडे की परिभाषा भी आप लोग याद कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे एक फैराडे मतलब 96,500 कूलाम आवेश की वह मात्रा होता है जो किसी पदार्थ के कितने 1 ग्राम क्या तुल्यांकी भार का ऑक्सीकरण या अपचयन कर सकता है। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर लीजिए, और नोट करते चलेंगे तो इससे क्या होगा आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत अपघटन का उपयोग। वैद्युत अपघटन का कितना नियम होता है, तो वैद्युत अपघटन के फैराडे का 2 नियम होता है जो कल के वीडियो में बताया गया। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो ये वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ करेंगे, तो वैद्युत अपघटन का उपयोग जो है निम्न है। पहला यहाँ नोट करेंगे, इसका उपयोग वैद्युत लेपन में किया जाता है। वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग क्या करेंगे मतलब इसका उपयोग मतलब वैद्युत अपघटन का उपयोग क्या करेंगे वैद्युत लेपन में होता है। तो पहला तो समझ में आ गया होगा उपयोग कि इसका उपयोग जो वैद्युत का लेपन होता है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका दूसरा उपयोग समझेंगे, दूसरा उपयोग इसका क्या है। तो यहाँ दूसरा उपयोग लिखेंगे वैद्युत अपघटय का उपयोग, यहाँ लिखेंगे वैद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण होता है। उपयोग किसमें धातुओं के निष्कर्षण में होता है, धातुओं के निष्कर्षण में होता है। तो 2 उपयोग समझ में आ गया होगा
पहला जो इसका उपयोग होता है वैद्युत लेपन में होता है, और दूसरा जो वैद्युत अपघटन का उपयोग होता है धातुओं के किस में होता है, निष्कर्षण में होता है। अब तीसरा उपयोग के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे तीसरा जो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये लिखें इसके द्वारा महत्वपूर्ण यौगिक, इसके द्वारा लिखेंगे महत्वपूर्ण यौगिक जैसे H2O2, इसका क्या नाम है, तो हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड नाम है। याद रखिएगा इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड। आदि के निर्माण में किया जाता है। तो वैद्युत अपघटय का उपयोग जो तीसरा क्या है, तो इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण यौगिक जो है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि के जो निर्माण में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब चौथा इसका उपयोग लिखेंगे, चौथा वैद्युत अपघटन का उपयोग चौथा क्या है, तो लिखेंगे वैद्युत अपघटन द्वारा फ्लोरीन, याद रखेंगे किसका, फ्लोरीन, कामा देंगे क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों का उत्पादन में किया जाता है। तो चौथा जो इसका उपयोग क्या है, तो वैद्युत अपघटन का जो चौथा उपयोग है, वैद्युत अपघटन द्वारा क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि गैसों के उत्पादन में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा ये वैद्युत अपघटन का जो है 4 उपयोग था। तो ये चारों उपयोग को अपनी कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण क्या होता है। तो यहाँ नोट करेंगे आप संक्षारण मतलब जंग लगना। जैसे लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो जंग लगना को ही विज्ञान में क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण की परिभाषा क्या होगा, धातुओं का वायु और जल की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख लेंगे, धातुओं का वायु और जल की उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय होना, क्या होना, क्षय होना संक्षारण कहलाता है। कितना आसान ये परिभाषा है। क्या लिखेंगे, धातुओं का वायु मतलब हवा और जल के उपस्थिति में धीरे धीरे क्षय मतलब हानियाँ होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जब धातु को खुला वायु में या जल के उपस्थिति में रख देते हैं तो वह धातु के ऊपर वो क्या लगता है, जंग लग जाता है। उसी जंग को विज्ञान में क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, यहाँ लिखेंगे जैसे लिख देंगे
लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, यह पहला इसका उदाहरण हो गया। दूसरा भी उदाहरण लिखेंगे तो लिख सकते हैं तांबे और पीतल पर हरे धब्बे पड़ना। तांबे के अगर बर्तन देखे होंगे तो वहाँ पे जो है उसमें भी जंग लगते हैं। तो तांबे और पीतल, तांबे और पीतल, तांबे और पीतल पर हरे रंग का, पीतल पर हरे रंग का, हरे रंग का धब्बा पड़ना। हरे रंग का क्या होता है? धब्बा पड़ना। तो ये सब क्या हैं? ये सब किस में आते हैं? संक्षारण में आते हैं। लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो उसको विज्ञान में क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट भी करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संक्षारण, संक्षारण के प्रभावित करने वाले कारक, संक्षारण के प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वह निम्न हैं, है ना। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर निम्न हैं। और निम्न में क्रमशः एक एक दो जो लिखाएगा उसको अपने कॉपी में नोट करते रहिए और समझते भी रहिए। जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर क्या कीजिए? कमेंट भी कीजिए। तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? तो निम्न हैं। निम्न में अब पहला समझेंगे। तो पहला क्या है? वायु और आर्द्रता के उपस्थिति में। क्या लिखेंगे? वायु, पहला जो है वायु मतलब हवा, वायु और आर्द्रता के उपस्थिति में, आर्द्रता की उपस्थिति में, की उपस्थिति, उपस्थिति, यह पहला जो है संक्षारण को प्रभावित करने वाले क्या हैं? कारक हैं। इसका अर्थ क्या है? वायु और आर्द्रता के अगर उपस्थिति में संक्षारण क्या होता है? तेजी से होता है। तो यहाँ इसके नीचे लिख लेंगे वायु और, वायु और आर्द्रता की उपस्थिति में, आर्द्रता की उपस्थिति में, उपस्थिति में संक्षारण, संक्षारण तेजी से होता है। क्या होता है? संक्षारण क्या होता है? तेजी से होता है, से होता है। तो पहला समझ में आ गया होगा कि जो है संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला जो है वायु और आर्द्रता के जो उपस्थित होता है तो उसमें जो संक्षारण जो होता है मतलब जंग लगना जो होता है वो तेजी से होता है। तो अब दूसरा समझेंगे। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा है वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में। दूसरा क्या लिखेंगे? वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में, वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में। अब इसका अर्थ क्या है? तो वैद्युत अपघटय के अगर उपस्थिति में संक्षारण क्या होता है? तेजी से होता है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं वैद्युत, वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में, वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में, उपस्थिति में संक्षारण की क्रिया, संक्षारण की क्रिया, की क्रिया तेजी से होती है, तेजी से होती हैं, तेजी से होती हैं। तो दो समझ में आ गया होगा। पहला क्या पढ़े हैं? वायु और क्या है? आर्द्रता की उपस्थिति में। दूसरा क्या है? वैद्युत अपघटय की उपस्थिति में। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु की क्रियाशीलता पर। तो तीसरा लिखेंगे धातु की क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता पर।
तो संक्षारण के प्रभावित करने वाले कारक जो तीसरा क्या है, तो धातु की क्रियाशीलता। तो इसका मतलब जो धातु की क्रियाशीलता अगर अधिक होगी तो संक्षारण अधिक होगा, कम होंगी तो कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे वे धातुएं जो बहुत क्रियाशील हैं, बहुत क्या है, क्रियाशील होती हैं, उनका संक्षारण बहुत तेजी से होता है। बहुत क्या होता है, तेजी से होता है। तो समझ में आ गया होगा। वे धातुएं जो बहुत अधिक क्रियाशील, मतलब बहुत अधिक जो क्रियाशील होती हैं, उनका संक्षारण क्या होता है, तेजी से होता है। जबकि कम क्रियाशील धातुओं का संक्षारण भी कम होता है। तो यहाँ पे जो है, जब अधिक क्रियाशील होंगे तो संक्षारण अधिक होगा, और कम क्रियाशील होंगे तो संक्षारण क्या होगा, कम होगा। तो समझ में आ गया होगा कि धातु की क्रियाशीलता के बारे में। ये 3 क्या थे, तो संक्षारण को प्रभावित करने वाले क्या थे, कारक थे। अब हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण रोकने का उपाय क्या है, मतलब जंग लगने का उपाय कैसे करेंगे कि जंग न लगे। तो यहाँ लिखेंगे संक्षारण रोकने का उपाय क्या है। तो संक्षारण रोकने का उपाय जो है, नोट कर सकते हैं। पहला जो है, धातुओं के ऊपर क्या किया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो क्या होगा, संक्षारण क्या होता है, रुक जाएगा। तो संक्षारण को रोकने का उपाय जो है, आप नीचे लिख सकते हैं, निम्न है। और यहाँ जो है पहला जो लिख सकते हैं, पहला धातुओं के पृष्ठ पर पेंट करके, धातुओं के पृष्ठ पर पेंट करके अगर धातुओं के पृष्ठ पर अगर पेंट कर दिया जाए तो संक्षारण का जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए धातुओं का अगर पृष्ठ पर पेंट कर दिया जाए या तेल लगा दिया जाए, जैसे मोबिल है, ग्रीस है, लगा दिया जाता है, तो उस पर संक्षारण की क्रिया